19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमॉन्ट में इटालवी राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग इटली का जो उत्तरी भाग था ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों के अधीन था। मध्य इलाकों पर पोप का शासन था और दक्षिण क्षेत्र स्पेन के बुर्बो राजाओं के अधीन थे। इटाली भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था और अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। कहने का मतलब इटली जो था वो भाषा और क्षेत्रों के आधार पर कई भागों में बटा हुआ था। इटली में 7 राज्य थे और हर एक राज्य पर भिन्न भिन्न लोगों का शासन था। इटली में इटालवी भाषा जो है वो साझा भाषा के रूप में भी नहीं थी। हर क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, यानी कि भाषा और क्षेत्र के आधार पर इटली कई भागों में बढ़ चुका था। 1830 के दशक में जिउसेप्पे मैत्सिनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की। कौन? जिउसेप्पे मैत्सिनी। ये एक क्रांतिकारी थे जो पूरे इटली को एक करने का काम करना चाहते थे। जैसे हमारे यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सारे स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे राज्यों को एक करने की कोशिश की, वैसे इटली में जिउसेप्पे मैत्सिनी ने ये काम करना शुरू किया। लेकिन क्या वे सफल हुए, देखते हैं। उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया। कौन बनाए? जिउसेप्पे मैत्सिनी। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलता से 1831 और 1848 के बीच इनका जो कार्यक्रम था वो क्रिया रूप धारण कर लिया, लेकिन वे असफल रहे। कौन? जिउसेप्पे मैत्सिनी। इसके बाद इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमॉन्ट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ गई। इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नजरों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। इनका सोचने का तरीका ये था कि अगर इटली को एक कर दिया जाए, सभी राज्यों को जोड़कर एक कर दिया जाए, तो इटली का आर्थिक विकास होगा और राजनीतिक प्रभुत्व भी बनी रहेगी। मंत्री प्रमुख कावूर कौन थे? इमैनुएल द्वितीय के मंत्री थे, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। कौन किए? कावूर। किसके मंत्री थे? इमैनुएल के मंत्री थे। न तो इमैनुएल की बात हो रही है, वे न तो एक क्रांतिकारी था, कौन? कावूर, और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। जो नेतृत्व कर रहा था न तो क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। कौन फ्रेंच बोलता था? कावूर। फ्रांस से सार्डिनिया पिडमॉन्ट की एक चतुर कूटनीतिक संधि, फ्रांस से एक संधि हुई सार्डिनिया पिडमॉन्ट के राजा इमैनुएल की, जिसके पीछे कावूर का हाथ था। जिसके पीछे किसका हाथ था? इमैनुएल द्वितीय का मंत्री कौन था? प्रमुख मंत्री कौन था? कावूर था। तो ये अपने राजा इमैनुएल द्वितीय से फ्रांस से एक कूटनीतिक संधि किया से सार्डिनिया पिडमॉन्ट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। नियमित सैनिकों के अलावा जिउसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने भी इस युद्ध में हिस्सा लिया। किस युद्ध में? जो ऑस्ट्रियाई बलों को हराने के लिए जो युद्ध किया जा रहा था, उसमें नियमित सैनिक यानी कि जो सैनिक थे वो भाग लिए ही। जिउसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवक जो स्वेच्छा से सेना में भर्ती हुए थे, उन्होंने भी इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए। कौन? जिउसेप्पे गैरिबाल्डी। और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। कौन समर्थन पाने में सफल रहे? जिउसेप्पे गैरिबाल्डी। मगर इटली के अधिकांश निवासी, जिनमें निरक्षरता की दर काफी ऊंची थी
अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। अभी भी वे राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे, जो निरक्षर थे। दक्षिण इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी को समर्थन दिया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था और वे मानते थे कि ला टालिया विक्टर इमैनुएल की पत्नी थी। कहने का मतलब जो निरक्षर जनता थी, उनको राष्ट्रवादी भावनाओं से कोई मतलब नहीं था, न तो उनके बारे में सोचते थे। इटालिया के बारे में कभी वे सुने ही नहीं थे और ला टालिया को विक्टर इमैनुएल की पत्नी समझते थे। अब ब्रिटेन की दास्तान पढ़ते हैं। ब्रिटेन की अजीब दास्तान। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है, यानी कि राष्ट्र राज्य जो है वो ग्रेट ब्रिटेन के आदर्श पर चलता है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई, कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। ब्रिटेन एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कैसे परिवर्तन हुआ, इसका कोई मतलब इसके पूर्व कोई कहानी नहीं है। अचानक हुई, कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था राष्ट्र राज्य बनना। राष्ट्र राज्य मतलब एक राष्ट्र में एक भावना में सब लोग एक राष्ट्रीयता की भावना में सब लोग जुड़े रहे। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। 18वीं सदी के पहले, 18वीं सदी मतलब 1700 से 1800 के बीच का टाइम 18वीं सदी है। सदी के पहले ब्रिटानी राष्ट्र था ही नहीं। 18वीं सदी यानी 1700 से 1800 के बीच के पहले ब्रिटानी राष्ट्र था ही नहीं। ब्रिटानी द्वीप समूह में रहने वाले लोगों, अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान निर्जाति थी। इन सभी जातीय समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी, यानी कि हर जितनी जातियां इधर पढ़े हम लोग, उतनी अलग अलग सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। कौन? ब्रिटेन। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली। कौन छीन लिया? आंग्ल संसद। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, यानी कि ब्रिटेन भी कई टुकड़ों में था और एक लंबे प्रक्रिया के बाद वो राष्ट्र राज्य बना, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। जिसके केंद्र में कौन था? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के तहत स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को मिला के क्या बना? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन और स्कॉटलैंड एक साथ जुड़ गए का गठन हुआ। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद ब्रितानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा। एक ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया है। यानी कौन योजना बना के दबाया? ब्रिटेन के लोग। स्कॉटिश हाईलैंड के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आजादी को व्यक्त करने का प्रयास किया, उन्हें जबरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। कौन दमन किए? ब्रितानी। स्कॉटिश हाईलैंड के लोगों को अपनी गेलिक भाषा बोलने या राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। कौन मना किए थे? ब्रितानी लोग। उनमें से बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ। वह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई में बटा हुआ था। आयरलैंड दो गुटों में बटा था। एक कैथोलिक धर्म को मानते थे, ईसाई में दो गुटों में बटे थे ईसाई धर्म के लोग, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। अंग्रेजों ने आयरलैंड में
आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। कौन सहायता की है बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर अपना प्रभुत्व जमाने में? अंग्रेज। किसका सहायता की है? प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले। ब्रिटानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोहों को निर्ममता से कुचल दिया गया। ब्रिटानी प्रभाव यानी कि ब्रिटेन का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, इसके विरुद्ध कैथोलिक विद्रोहों को कौन दबा दिए? अंग्रेज दबा दिए। ओल्फटोन और उसकी यूनाइटेड आयरिश मैन 1798 की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में शामिल कर लिया गया और एक नए ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण किया गया, जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों ब्रिटानी झंडा, यूनियन जैक और राष्ट्रीय गान गॉड सेव अवर नोबल किंग, गॉड सेव अवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र इस संघ में मातहत सहयोगी के रूप में ही रह गए। यानी कि एक नया राष्ट्र तो बना। और हम लोग पढ़े हैं कि जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश जाति समूह में बटा था, जिनकी अपनी संस्कृति थी और इन जाति समूहों को एक करने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए, जिसमें यहाँ हम लोग पढ़े हैं स्कॉटलैंड और आयरलैंड को कैसे ब्रिटेन के संघ में मिलाया गया। आयरलैंड को कैसे मिलाया गया? कैथोलिकों के ऊपर प्रोटेस्टेंट का सहयोग करके और इनको अपने कब्जे में किया गया। बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की है। कौन? ब्रिटानी लोग। और इस तरह से आयरलैंड को भी ब्रिटेन के संग में सम्मिलित कर लिया गया और ब्रिटेन का एकीकरण हुआ। राष्ट्र की दृश्य कल्पना। चलिए पढ़ते हैं राष्ट्र की दृश्य कल्पना। किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है? 18वीं सदी और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्रों को नारी वेश में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का एक प्रयास था। यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गया, यानी कि देश को एक महिला रूप दिया गया। जैसे हमारे भारत माता को भी महिला रूप प्राप्त है, वैसे भारत माता का कोई वास्तविक तस्वीर नहीं है, बस एक काल्पनिक तस्वीर है। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। जैसे सारियों ने एक काल्पनिक चित्र बनाया था स्वतंत्रता की प्रतिमा के आमने सामने अगल बगल में सारे यूरोप के देश के लोग हैं। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया गया था। जैसा कि आपको याद होगा, स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी जंजीर है और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई हो और तराजू लिए हुए हैं। यानी कि न्याय को, इंसाफ को भी देवी का रूप दिया गया है, जो काले कपड़े में रहती हैं और उनकी आंखों पर काला पट्टी बांधा रहता है।
इसलिए ताकि इंसाफ जहां भी हो वो एकदम सही तौर तरीके से हो, गलत इंसाफ न हो। इस प्रकार के नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। कलगी जो होता है टोपी के ऊपरी हिस्से को जो सीखा बना रहता है टोपी पर, वही कलगी कहलाता। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता और राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और जनता इनको देख के अपने अंदर राष्ट्रीय भावना जागृत करती रहे और लोग उसे तादात्म्य स्थापित कर सकें, यानी कि उनको समझ सकें, राष्ट्रीय प्रतीकों को समझ सकें और उसके भाव को जान सकें। मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई। इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत के वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। बलूत का वृक्ष जो है वो वीरता का प्रतीक है और जर्मेनिया जो जर्मनी को नारी रूप दिया गया उसे जर्मेनिया कहते हैं, जो बलूत के पत्तों का मुकुट पहनती हैं। ये जो है 1850 का डाक टिकट है, मारियान की तस्वीर बनाई गई है। ये मारियान की तस्वीर है। टूटी हुई बेड़ियां जो हैं वो आजादी का प्रतीक है। बाज छाप कवच किसका प्रतीक है? जर्मन साम्राज्य का प्रतीक शक्ति है। बलूत पत्तियों का मुकुट बहादुरी का प्रतीक है। तलवार जो मुकाबले की तैयारी का प्रतीक है। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांति की चाह है। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया। उगते हुए सूर्य की किरणें एक नए युग का सूत्रपात का सूचक है। अब यहाँ एक तस्वीर है द फॉलन जर्मेनिया का, हताश जर्मेनिया। जूलियस ह्यूबर द्वारा 1850 में चित्र बनाया गया है। और यहाँ जो जर्मेनिया है वो द जर्मेनिया गार्डिंग द राइन नदी पर जो जर्मेनिया है वो पहरा दे रही हैं। अब इसके बाद राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद पढ़ेंगे हम लोग। राष्ट्रवाद का जो अर्थ 19वीं सदी के शुरुआती दौरों में था वो आखिरी दौरों में नहीं रह गया, क्योंकि जो राष्ट्रवादी एक दूसरे का साथ दे रहे थे वो अब एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं और राष्ट्रवाद का पूरा अर्थ ही बदल कर रह गया। 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया। इसी बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए, यानी एक दूसरे के साथ कोई सहानुभूति ही नहीं रही राष्ट्रवादियों की, और जो एक दूसरे का साथ देने के लिए प्रतिबद्धित थे वो अब आपस में लड़ने के लिए तैयार हैं। लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रवाद का जो अर्थ पहले था वो अब संकीर्ण हो गया, यानी कि छोटा हो गया है। राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और हमेशा लड़ते रहते थे। साथ ही यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी मतलब अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया, यानी कि जो उनके अधीन था उनके इच्छाओं का इस्तेमाल किया। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। बाल्कन क्षेत्र जो था, इस क्षेत्र में बहुत सारे छोटे छोटे भूभाग थे। भौगोलिक और जाति भिन्नता भी थी, यानी कि इन भूभागों पर बहुत सारे जातियों के लोग रहते थे। इनमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मेसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो शामिल थे। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। क्या कहा जाता था? स्लाव। क्षेत्र के निवासी क्या कहलाते थे? बाल्कन क्षेत्र के निवासी क्या कहलाते थे? स्लाव।
बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। यानी कि बाल्कन का जो अधिकतर हिस्सा था वो ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र में रूमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने, रूमानी जो अपने संस्कृति और सभ्यता के प्रति लगाव था वही रूमानी विचारधारा है, और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफी विस्फोटक हो गई। ऑटोमन साम्राज्य का नियंत्रण बाल्कन पर था, लेकिन इस साम्राज्य का विघटन हो गया और रूमानी राष्ट्रवाद के फैलने से जो स्थिति थी और खतरनाक हो गई। 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनना चाहा था। कौन? ऑटोमन साम्राज्य अपने देश में आधुनिकीकरण करना चाहता था, यानी कि देश को आधुनिक चीजों से सुसज्जित करना चाहता था, किंतु इसमें से बहुत कम सफलता मिली। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। यानी कि जो छोटे छोटे देश थे बाल्कन में, वो सभी अपने आप को स्वतंत्र करने लगे और अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने लगे। किसके चंगुल से निकलकर? बाल्कन के। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने अधीन कर लिया। बाल्कन लोगों ने आजादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावे को राष्ट्रीयता का आधार दिया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह सिद्ध करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। अतः बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आजादी को वापस पाने के प्रयासों के रूप में देखा। कहने का मतलब बाल्कन के लोगों का कहना था कि पहले जो बाल्कन क्षेत्र है वो स्वतंत्र था, यहाँ विदेशी शक्तियों का शासन नहीं था, इसलिए जो भी समूह बाल्कन क्षेत्र में थे सब लोग अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए संघर्ष करने लगे, और जो पहले आजादी थी जो छीन गई थी उसको पाने का प्रयास करने लगे। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव वहाँ के जो जाति हैं उनको स्लाव कहा जाता है, राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की। बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया, यानी कि सब लोग अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र उनके कब्जे में रहे। चूंकि बाल्कन कई क्षेत्रों में बटा था, इसलिए कई समूह के लोग आपस में टकरा रहे हैं। बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे। क्या करते थे? जलन रखते थे, क्योंकि वे एक दूसरे से बड़ा साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे और हर राज्य अपने लिए ज्यादा से ज्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। परिस्थितियां और जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। बाल्कन में जो बड़ी बड़ी शक्तियां थी वो भी अधिकार करना चाहती थी, इस वजह से बाल्कन क्षेत्र अधिक टकराव का क्षेत्र बन गया। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। यानी कि अब जो बाल्कन क्षेत्र उस पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए विदेशी शक्तियां भी आपस में लड़ने लगी। जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी उसमें यह प्रतिस्पर्धाएं खुलकर सामने आईं। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अपने शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। बाल्कन शक्तियों के बाल्कन की जो आंतरिक शक्तियां थी उनको कमजोर करके अपने क्षेत्र को अपने देश के प्रभाव को वहां कायम करना चाहते थे। कहाँ पे? बाल्कन क्षेत्र में। इससे उस इलाके में कई युद्ध हुए। क्यों? क्योंकि लोग ये देश अपना उपनिवेश स्थापित करना चाहते थे, अपना अधिकार करना चाहते थे बाल्कन क्षेत्र पर, इसलिए बहुत सारे युद्ध हुए बाल्कन और इन देशों के बीच में। इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण ये भी था कि बाल्कन क्षेत्र पर बहुत सारे देशों ने अपना उपनिवेश स्थापित करने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं।
साम्राज्यवाद क्या है? अपने साम्राज्य को अधिक देशों तक विस्तार करना ही साम्राज्यवाद है। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। 1914 में क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने, जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया था, बहुत सारे देशों पर यूरोपीय शक्तियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था, यानी कि अपना गुलाम बनाया था। साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। जिन देशों पर वे लोग अपना साम्राज्य स्थापित किए थे, वे उसका विरोध करने लगे। हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए, हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए इस विरोध में राष्ट्रवादी थे। इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे स्वतंत्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यानी कि जो उपनिवेशिक शक्तियां हैं उससे वे लड़ रहे हैं, क्योंकि वे अपने देश को राष्ट्र राज्य बनाना चाहते हैं। वे सभी सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे। जो भी उपनिवेशी शक्तियों के विरुद्ध लड़ रहे थे, वे सभी सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे। जैसे अपने भारत में भी जो लोग लड़ रहे थे, वो सब लोग एक राष्ट्रवाद के नाम पर लड़ रहे थे, जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में उभरी, यानी कि विदेशी शक्तियों के शासन के विरोध में यहाँ उभरी। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए, यानी कि राष्ट्रवाद का जो पहले विचार था अब दोहराए नहीं गए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया, यानी कि जिस देश में जिस चीज की जरूरत थी उसके लिए राष्ट्रवाद विकसित हुआ। अब राष्ट्रवाद का वो मतलब नहीं रह गया था जो पहले था। मगर यह विचार कि समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए अब स्वाभाविक और सार्वभौम मान लिया गया है।